तो साइक्लिन डी और सीडीके जब आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो क्या करते हैं ये करते हैं एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किसके ऊपर, आरबी के ऊपर। अब ये आरबी क्या है, ये होता है रेटिनोब्लास्टोमा। क्या है ये, रेटिनोब्लास्टोमा। क्या होता है इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने का काम करते हैं ये सीडीके 6 और 4 प्लस साइक्लिन डी। ये दोनों क्या करेंगे, आरबी के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को लगाने का काम करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था E2F। नॉर्मली क्या होता है जब ये पूरा सिग्नलिंग नहीं चल रही होती तो होता ये है कि आरबी हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F है इसको पकड़ के बैठा हुआ होता है। ठीक है, इसकी एक्टिविटी को इनिबिट करके बैठा होता है ताकि E2F अंदर ना जा पाए न्यूक्लियस के अंदर और अगला साइक्लिन ना बना पाए। ठीक है, साइक्लिन बनेगा ही नहीं जब तक सिग्नल आएगा नहीं डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो जब तक साइक्लिन डी और सीडी के कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, आरबी के ऊपर रेटिनोब्लास्टोमा के ऊपर फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी। अगर आरबी के ऊपर फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी तो हमारा E2F एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए फॉस्फोराइलेशन करवाना इम्पॉर्टेंट है। तो सीडीके का काम ही फॉस्फोराइलेशन करवाना है। जब ये साइक्लिन जब इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा तब ये आगे फॉस्फेट ग्रुप को लगाने का काम करेगा। किसके ऊपर लगा देगा, आरबी के ऊपर लगा देगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, होता ये है कि इसके पास अपने यहाँ पे एक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है। ठीक है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल से आप क्या समझते हो, ऐसा सिग्नल जो उसको न्यूक्लियस में ले जाने के लिए हेल्पफुल होगा। तो जैसे ही आरबी से E2F अलग होता है या फ्री होता है तो होता ये है कि उसका न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल फ्री हो जाता है और E2F किस में एंटर करता है, न्यूक्लियस में जाने का के लिए फ्री हो जाता है। तो वो जाता है फिर न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जाने से होता ये है कि यहाँ पे बनती है दो प्रोटीन। ठीक है, क्या बनती है, अगली G1 फेज़ की तो साइक्लिन बन गई थी, अब किस फेज़ की साइक्लिन बनेगी, हमारी S फेज़ की साइक्लिन बनेगी। तो यहाँ पे होता ये है कि साइक्लिन A और E बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर बनता है हमारा साइक्लिन A और E। जब आपको पीछे वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि कौन कौन से फेज़ में कौन कौन सी साइक्लिन होती है, तो हमने G1 फेज़ की तो पढ़ ली, दैट इज़ D, और S फेज़ में आती है E और A। तो पहले बनती ए है लेकिन चाहिए हमें ई होती है, तो ए की एक्टिविटी को इनिबिट करवाना पड़ता है थोड़ी टाइम के लिए। तो ए की एक्टिविटी को कौन इनिबिट करवाएगा, वो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ SIC कॉम्प्लेक्स, जो होता है एस फेज़ इंट्रैक्शन फैक्टर। ठीक है, एस फेज़ इंट्रैक्शन फैक्टर क्या करेगा, साइक्लिन ए की एक्टिविटी को कुछ टाइम के लिए रोक के रखेगा ताकि साइक्लिन ई और CDK2 अपना काम कर सके। और जब हमें साइक्लिन ए की एक्टिविटी को मतलब इनिबिशन को हटाना होता है तो साइक्लिन ई और CDK2 ही फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं हमारे साइक्लिन ए और प्लस CDK2 कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ठीक है, जैसे ही फॉस्फेट लगता है हमारा ये जो सिक कॉम्प्लेक्स था ये यहाँ से हटता है, इसका यूबिक्यूटिनेशन होता है। ठीक है, और हमारा साइक्लिन ए और CDK2 फ्री हो जाता है और फिर पूरा का साइक्लिन जो है वो S फेज़ में एंटर करती है। ठीक है, किस में एंटर हो गए, अब हम S फेज़ में एंटर हो गए। तो आपको समझ आया कैसे काम होता है। ठीक है, E2F क्या करेगा, दो साइक्लिन बनाएगा, साइक्लिन A एंड साइक्लिन E। साइक्लिन A का अभी हमें सबसे पहले बनता साइक्लिन A है लेकिन चाहिए हमें E चाहिए होता है। तो A की एक्टिविटी को कुछ टाइम के लिए रोकने के लिए कौन इनिबिशन करता है, वो होता है S फेज़ इंट्रैक्शन फैक्टर। फिर ये दोनों अपना काम करके यही इसको एक्टिवेट करवाते हैं साइक्लिन A को बाय एडिंग फॉस्फेट ग्रुप। जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप लगता है सिक कॉम्प्लेक्स हटता है यहाँ से और साइक्लिन A प्लस CDK2 जो S फेज़ साइक्लिन है वो फ्री हो जाते हैं और S फेज़ में एंटर करते हैं। इतनी सी बात समझ आ गई आपको। फिर आते हैं हमारे आगे होता ये है कि साइक्लिन A और CDK2 क्या करते हैं, ये करते हैं अगेन फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किसके ऊपर, लाइसेंसिंग फैक्टर के ऊपर। जब आपने DNA एप्लीकेशन पढ़ी होगी कभी तो वहाँ पे लाइसेंसिंग फैक्टर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम। ठीक है, लाइसेंसिंग फैक्टर किससे बने होते हैं, तो आप यहाँ नीचे S फेज़ में आ जाओ। यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है जिसमें तीन चार चीज़ें लिखी हुई हैं, एक है CDT1, एक है CDC6, एक है हमारा ORC और एक है MCM। यही हमारा लाइसेंसिंग फैक्टर होते हैं, यही क्या है, लाइसेंसिंग फैक्टर। तो
इन साइक्लिन ए और CDK2 का काम क्या है? फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना किसके ऊपर? लाइसेंसिंग फैक्टर। तो हमारा CDT1 और CDT6 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा साइक्लिन ए एंड CDK2। साइक्लिन ए CDK2 ऐड फॉस्फेट ग्रुप ऑन द CDC6 और CDT1। जैसे ही फॉस्फेट लगता है ना इन दोनों के ऊपर, तो होता ये है कि ये यहाँ से अलग हो जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से एस फेज़ में हेलिकेज़ की प्रॉपर एक्टिवेशन होती है। ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। तो होता ये है कि हेलिकेज़ हमारा MCM क्या है यहाँ पे? हेलिकेज़ है, ठीक है। मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस बोलते हैं इसको। जब हम DNA रेप्लिकेशन पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, बट अभी आपने ये याद रखना है कि प्रोसेस कैसे चल रही है, कैसे सेल साइकिल आगे बढ़ रहा है। तो साइक्लिन ए एंड CDK2 लाइसेंसिंग फैक्टर के ऊपर लगा दिया इन्होंने फॉस्फेट ग्रुप, जिसकी वजह से CDT1 और CDC6 यहाँ से हट जाते हैं, हट गए और हटने की वजह से क्या होता है यहाँ पे? MCM या हेलिकेज जो होता है वो अपना काम करना शुरू कर देता है और एक ओपन रेप्लिकेशन बबल की फॉर्म बना लेता है, जो हम पढ़ते हैं कि तभी तो DNA रेप्लिकेशन आगे बढ़ेगी। जब तक हेलिकेज काम नहीं करेगा कैसे शुरू होगी DNA रेप्लिकेशन, ठीक है। तो हेलिकेज़ की एक्टिविटी को हेलिकेज़ की प्रॉपर एक्टिवेशन के लिए CDT1 और CDC6 का वहाँ से हटना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। सो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा S फेज़ भी कंप्लीट हो गया। फिर आता है हमारे पास G2 फेज़ आता है ऐसे तो उसके पास, बट G2 फेज़ में ऐसा कुछ सिग्नलिंग या साइकिल नहीं चलता है, ठीक है। वहाँ पे प्रिपरेशन करी जाती है फॉर द M फेज़। फिर आ जाओ मोस्ट इम्पॉर्टेंट M फेज़ के ऊपर। M फेज़ में मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया ऊपर, जहाँ पे WEE1 और CD एक्टिवेटिंग काइनेज या एक्टिवेटिंग फॉस्फेटेज के बारे में देखा, वही वाला डायग्राम यहाँ पे भी ऐड होगा, ठीक है। जिसमें पहले इनिबिटरी काइनेज आएगा जो 14th और 15th पोजीशन पे फॉस्फेट लगाएगा। फिर दूसरा एक्टिवेटिंग फॉस्फेट लगाएगा 161 पोजीशन पे। फिर थर्ड आता है फॉस्फेटेज जो WEE1 के फॉस्फेट को हटाने का काम करेगा। तो वही वाला डायग्राम यहाँ पे आपने ऐड करना है, जिसकी वजह से हमारी क्या एक्टिवेट होती है? साइक्लिन B और CDK1। वही जो ऊपर हमने पढ़ चुके हैं वही यहाँ पे ऐड करना है आपने। फिर अगर साइक्लिन B और CDK1 एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये करते क्या हैं? ये करते हैं फॉस्फेट ग्रुप को लगाने का काम। किसके ऊपर लगाते हैं? H1 प्रोटीन के ऊपर लगाते हैं, विच इज़ अ हिस्टोन लिंकर प्रोटीन। न्यूक्लियोसोम के ऊपर फॉस्फेट लगाते हैं, कंडेंसिन के ऊपर लगाते हैं, कंडेंसिन प्रोटीन के ऊपर, और लैमिन प्रोटीन के ऊपर, ठीक है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? ये वाली साइक्लिन B या M फेज साइक्लिन्स, ठीक है। अब ये जो हमें पता है M फेज़ में बहुत सी आगे सब फेज़ होते हैं, जैसे प्रो फेज़, मेटा फेज़, एना फेज़, टीलो फेज़। उसमें से मेजर वन आता है एना फेज़ में। एना फेज़ में क्या रोल है इनका? तो एना फेज़ में रोल ये है कि यहाँ पे भी ये फॉस्फेट ग्रुप को लगाने का काम करेंगे। किसके ऊपर? APC-C कॉम्प्लेक्स के ऊपर। हमने पहले भी APC-C कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा, किसमें? यूबिक्यूटिनेशन वाली प्रोसेस में, ठीक है। यूबिक्यूटिनेशन का मतलब क्या है? जब APC अकेला होता है तो वो किसको डिग्रेड करने का काम करेगा? M फेज साइक्लिन को डिग्रेड करने का काम करेगा या S फेज साइक्लिन को डिग्रेड करने का काम करेगा। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने APC के बारे में पढ़ा, ठीक है। अगर मान लो इसके साथ CDC20 ज्वाइन कर जाता है ना, तो ये क्या करेगा? ये अपना फंक्शन चेंज कर देगा और एक अर्ली एनाफेज कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा किसके ऊपर? सेक्यूरिन के ऊपर। अब ये सेक्यूरिन और सेपरेज क्या है? नॉर्मली साइटोसोल में सेक्यूरिन और सेपरेज एक साथ कॉम्प्लेक्स बना के रहते हैं। सेक्यूरिन इसको इनहिबिट करके बैठा हुआ होता है, सेपरेज को इनहिबिट करके बैठा है। क्यों? क्योंकि इसकी एक्टिविटी को रोक के बैठा हुआ होता है। जब तक इसकी एक्टिविटी हमें नहीं चाहिए, सेपरेज की एक्टिविटी हमें नहीं चाहिए, तब तक सेक्यूरिन इसको इनहिबिट करके बैठा हुआ होता है। तो अभी एनाफेज में आपको पता है क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड आपस से एक दूसरे से अलग होते हैं, तभी तो हमारे क्या होता है? अगला टीलोफेज आता है, ठीक है। जब तक सेपरेट आउट नहीं होंगे तो टीलोफेज नहीं आएगा। तो
सेपरेज का रोल हमारा कहाँ पे होगा, एनाफेज में होगा। तो होता ये है कि अर्ली एनाफेज कॉम्प्लेक्स जो APC और CDC20 है वो ऐड करते हैं फॉस्फेट ग्रुप किसके ऊपर, सेक्यूरिन के ऊपर। सेक्यूरिन के ऊपर जैसे ही सेक्यूरिन के ऊपर लगता है फॉस्फेट, ये हटता है सेपरेज से और सेपरेज हमारा क्या हो जाता है, फ्री। सेपरेज क्या हो गया, फ्री हो गया। और सेक्यूरिन की क्या हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाती है बाय यूबिक्यूटिनेशन। ठीक है, यूबिक्यूटिन एंजाइम के थ्रू। तो सेपरेज अब क्या हो गया, फ्री। अभी मैंने बताया सेपरेज का रोल क्या है। सेपरेज का रोल होता है कोहेजन प्रोटीन को डिग्रेड करना। अब ये कोहेजन प्रोटीन क्या है, कोहेजन प्रोटीन हमारी एक ऐसी प्रोटीन होती है जो सिस्टर क्रोमैटिड को आपस में चिपका के रखती है। बीच में प्रेजेंट होती है दो सिस्टर क्रोमैटिड के। ठीक है, सेपरेज यहीं पे काम करेगा, कहाँ पे, यहीं बीच में इन प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा और दोनों क्रोमोसोम को दूर कर देगा और ये वाली कंडीशन बना देगा, ये लेट एनाफेज वाली कंडीशन बना देगा। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस हो गई। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, हमने पढ़ लिया एनाफेज में एमफेज साइक्लिन पढ़ ली, जिसमें हमने एनाफेज कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, इससे पहले हमने एस फेज साइक्लिन के बारे में पढ़ लिया, कैसे कैसे लाइसेंसिंग फैक्टर, वहाँ पे लाइसेंसिंग फैक्टर के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगता है, वो भी पढ़ लिया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने G1 फेज साइक्लिन के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, ये तो एस फेज की है। फिर हमने G1 की भी साइक्लिन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, और कैसे बनती है वो पूरी प्रोसेस देख ली और चेक पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।